टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला सवाल है इसमें आपसे पूछा गया है, लाख बंजारा झील के किनारे मध्य प्रदेश का कौन सा शहर बसा हुआ है। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी ग्वालियर और ऑप्शन डी सागर। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, यानी कि सागर जो है ये आपका बसा हुआ है। कहां पर? ये बसा हुआ है लाख बंजारा झील के किनारे। तो ये आपको याद रखना है, सागर शहर जो है ये लाख बंजारा झील के किनारे बसा हुआ है। ये झील सागर के ऐतिहासिक विकास तथा पर्यटन का प्रमुख केंद्र मानी जाती है। तो ये हमारा पहला सवाल हुआ। दूसरा सवाल है, नर्मदा सोन घाटी के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ये भारत की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है, ऑप्शन बी यहाँ ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी एवं शीत ऋतु में साधारण ठंडी होती है, ऑप्शन डी इसके पूर्वी भाग में गहरी काली मृदा का विस्तार है और ऑप्शन डी इसे मध्य प्रदेश का अन्य भंडार माना जाता है। तो इसका सही जो जवाब है, हमको असत्य कथन बताना है कि गलत कथन कौन सा, गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका गलत स्टेटमेंट है। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी इसका गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमने देख लिया है। नर्मदा सोन घाटी पूर्व से पश्चिम तक विस्तारित है। इसके पूर्वी भाग में अगर आप देखेंगे तो लाल मृदा आपको देखने को मिलेगी और पश्चिमी भाग में आपको गहरी काली मृदा देखने को मिलेगी। जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि पूर्वी भाग में आपको गहरी काली मृदा देखने को मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट गलत था। ये यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सही है। ये घाटी कृषि की दृष्टि से बहुत ज्यादा समृद्ध है और इसको जो है मध्य प्रदेश का अन्न भंडार भी माना जाता है। वो हमने स्टेटमेंट में देख ही लिया है। और मौसम यहाँ ग्रीष्म में गर्म और शीत में जो है ठंडा रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला हमारा सवाल है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के पूर्वी भाग यानी बालाघाट सिवनी में मुख्य मृदा कौन सी पाई जाती है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी गहरी काली मृदा, ऑप्शन सी लाल पीली मृदा व लेटराइट मृदा और ऑप्शन डी मिश्रित लाल काली मृदा। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि ये जो इलाका है आपका पूर्वी भाग बालाघाट सिवनी, इस इलाके में आपको लाल पीली मृदा व लेटराइट मृदा जो है वो देखने को मिलती है। सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र की अगर आप बात करें तो ये क्षेत्र मृदा के लिहाज से बहुत ज्यादा रिच एरिया माना जाता है। यहाँ पर आपको बहुत तरह की सॉइल देखने को मिलेगी। तो इसके अलग अलग एरियाज में आपको अलग अलग तरह की मृदा देखने को मिलती है। जैसे हमने देखा कि पूर्वी भाग में बालाघाट सिवनी के इलाके में आपको लाल पीली मृदा व लेटराइट मृदा देखने को मिलती है, जो कि ज्यादा बारिश होने की वजह से आपको ये लेटराइट मृदा यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत होती है तो लेटराइट मृदा का यहाँ पे जन्म होता है। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र में अगर आप निमाड़ वाले इलाके में देखेंगे तो वहां पर आपको छिछली काली मृदा देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो लेटराइट है, लेटराइट मृदा क्षेत्र में मैंगनीज और तांबा जैसे खनिज जो है ये भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये भी आपको इसके बारे में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला हमारा सवाल है बघेलखंड को लेकर के। बघेलखंड के पठार में प्रमुख मृदा कौन सी पाई जाती है। बघेलखंड के पठार में कौन सी प्रमुख मृदा है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए काली मृदा, ऑप्शन बी मिश्रित मृदा, ऑप्शन सी लाल पीली मृदा और ऑप्शन डी जलोढ़ मृदा। तो इसका जो सही जवाब है कि बघेलखंड के पठार में कौन सी मृदा आपको मिलेगी, तो ऑप्शन सी यानी कि लाल पीली मृदा जो है वो आपको बघेलखंड के पठार में देखने को मिलेगी। बघेलखंड के पठार ये आपका आग महाकल्प और जुरासिक शैल समूहों से निर्मित है। यहाँ गोंडवाना युग की चट्टानें और कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। मुख्य मृदा तो हमने देख ही ली है, लाल पीली मृदा यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। धान की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। तो यहाँ पर जो आपका बघेलखंड का इलाका है वहां पर धान की खेती आपको देखने को मिलती है। ये पठार कर्क रेखा द्वारा दो बराबर भागों में विभक्त होता है। तो ये इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखना है कि बघेलखंड का जो पठार है ये कर्क रेखा द्वारा दो बराबर हिस्सों में विभाजित होता है। तो ये भी स्टेटमेंट कई बार हमसे पूछा जा सकता है कि जो आपका बघेलखंड का पठार या कौन सा पठार जो है वो कर्क रेखा द्वारा दो हिस्सों में विभाजित होता है। तो आपको याद रखना है बघेलखंड का जो पठार है वो कर्क रेखा द्वारा दो हिस्सों में विभाजित होते हैं। अगला हमारा सवाल है कि औद्योगिक केंद्र जो ऑप्टिकल फाइबर कारखाने के लिए प्रसिद्ध है वो किस जिले में मौजूद है। तो ये हमको बताना है, हमको डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीथमपुर धार, ऑप्शन बी मंडीदीप रायसेन, ऑप्शन डी जग्गाखेड़ी मंदसौर और ऑप्शन डी मक्खी या शाजापुर। तो इसका जो सही जवाब है कि वो आपका औद्योगिक केंद्र जो ऑप्टिकल फाइबर कारखाने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है वो जिला है आपका मंडीदीप यानी कि रायसेन। तो ये आपको याद रखना है, मंडीदीप रायसेन मालवा पठार का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहाँ ऑप्टिकल फाइबर कारखाना स्थित है। पीथमपुर की अगर आप बात करें तो ये भारत का ऑटोमोबाइल हब है। ये आपको डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है। देवास की अगर आप बात करें तो बैंक नोट प्रेस यहाँ पर मौजूद है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह के नाम आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला हमारा सवाल है, मध्य प्रदेश में अर्ध शुष्क जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए
पश्चिम व उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तरी भाग, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व और ऑप्शन डी मध्य भारत। तो हमको बताना है कि मध्य प्रदेश में अर्ध शुष्क जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो हमारा सही जो जवाब है वो है आपका पश्चिम व उत्तरी पश्चिम इलाका। पश्चिम व उत्तरी पश्चिम इलाका जो है वहां पर अर्ध शुष्क जलवायु जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसमें पश्चिम व उत्तर पश्चिमी एमपी जैसे आपका मंदसौर हो गया, नीमच हो गया, रतलाम हो गया, शाजापुर हो गया, ये जो क्षेत्र है आपके, यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। 900 से लेकर के 600 से लेकर के 900 मिलीमीटर की बारिश आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे अर्ध शुष्क जो जलवायु है, अर्ध शुष्क जो क्लाइमेट है वो पैदा होता है, सेमी राइट क्लाइमेट पैदा होता है। उत्तरी भाग में अगर आप देखें तो आपको उप अर्ध जलवायु देखने को मिलेगी, दक्षिण पूर्वी भाग में आपको आर्द्र जलवायु देखने को मिलेगी। तो ये आपको मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला हमारा सवाल है, किस क्षेत्र की जलवायु को चीनी यात्री फायान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस क्षेत्र की जलवायु को चीनी यात्री फायान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नर्मदा घाटी, ऑप्शन बी विंध्य सतपुड़ा श्रेणी, ऑप्शन सी बघेलखंड और ऑप्शन डी मालवा पठार। इसका सही जवाब क्या होगा? फायान ने किसको विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है? तो मालवा पठार की जो जलवायु है, ऑप्शन डी, यानी कि मालवा पठार की जो जलवायु है उसको चीनी यात्री फायान ने 5वीं शताब्दी में विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था, जब उन्होंने 5वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। तो ये आपको याद रखना है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको टेम्परेट जोन देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको टेम्परेट प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, जिसको समशीतोष्ण जलवायु भी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में मध्यम गर्मी होती है, शीत ऋतु में मध्यम ठंडक होती है, यानी कि बहुत मॉडरेट मौसम रहता है। न गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, न सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो बहुत मॉडरेट मौसम आपको देखने को मिलता है। इसीलिए फाशियान ने इस जगह की जो जलवायु है उसको विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। वर्षा की भी बहुत ज्यादा संतुलित रहती है, बारिश भी बहुत ज्यादा बैलेंस रहती है, जिससे कृषि और जीवन दोनों जो है वो काफी ज्यादा अनुकूल परिस्थितियों में जो है आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए मालवा पठार जो है उसकी जलवायु को सबसे बेहतर जलवायु माना जाता है। अगला हमारा सवाल है, मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर काली मिट्टी पाई जाती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 37%, ऑप्शन बी 47%, ऑप्शन सी 3% और ऑप्शन डी 55%। तो इसका जो सही जवाब होगा कि मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्र में आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी, तो मध्य प्रदेश के 47% क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के 47% क्षेत्र में आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। काली मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है, 47% एरिया को कवर करती है, ये हमने देख ही लिया है। इसका मुख्य वितरण आपको मालवा के पठार में, मालवा याद कीजिएगा, पिछले ही सवाल में हमने बात की थी, सबसे अच्छी जलवायु है नर्मदा सोन घाटी में, सतपुड़ा मैकाल पहाड़ियों में और विदर्भ से लगे दक्षिण पश्चिमी जिले में आपको देखने को मिलती है। इस प्रकार की मिट्टी, काली मिट्टी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा ये मिट्टी कपास, सोयाबीन, गेहूं और दालों के लिए अत्यंत उपयुक्त है। खासतौर पर कपास के उत्पादन के लिए ब्लैक सॉइल जो है काफी ज्यादा रिच मानी जाती है। कपास का जो अधिकांश उत्पादन होता है वो ब्लैक सॉइल में आपको देखने को मिलता है। तो कपास हो गया, सोयाबीन का उत्पादन भी काली मिट्टी में बहुत ज्यादा होता है, गेहूं के लिए भी ठीक ठाक मानी जाती है, दालों के लिए भी ठीक मानी जाती है। तो ये काली मिट्टी के बारे में आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला हमारा सवाल है, डोलोमाइट खनिज मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्य रूप से पाया जाता है? डोलोमाइट खनिज मध्य प्रदेश में किन जिलों में पाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पन्ना और सतना, ऑप्शन बी झाबुआ और अलीराजपुर, ऑप्शन सी ग्वालियर और शिवपुरी, ऑप्शन डी नर्मदापुरम और रायसेन। तो इसका जो सही जवाब है कि डोलोमाइट कहां पर पाया जाता है, डोलोमाइट आपको मिलेगा झाबुआ और अलीराजपुर में, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब है। डोलोमाइट होता क्या है? डोलोमाइट आपका चूने पत्थर जैसा एक पत्थर मान सकते हैं, आपको चूना पत्थर होता है जिसमें 45% से ज्यादा मैग्नीशियम आपको देखने को मिलता है। तो डोलोमाइट क्या है? डोलोमाइट एक प्रकार का चूना पत्थर है जिसमें 45% मैग्नीशियम आपको देखने को मिलता है। ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में झाबुआ, अलीराजपुर और जबलपुर जिले में पाया जाता है। डोलोमाइट का उपयोग कहां कहां पर होता है, वो अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है कि डोलोमाइट का उपयोग जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री में होता है, इस्पात उद्योग में होता है, कांच उद्योग में होता है और उर्वरक निर्माण के लिए, यानी कि आपका यूरिया निर्माण के लिए भी इसका निर्माण, फर्टिलाइजर के निर्माण के लिए भी इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। झाबुआ अलीपुर क्षेत्र में डोलोमाइट के साथ रॉक फॉस्फेट और मैंगनीज भी उपलब्ध है। ये भी आपसे कोई पूछ सकता है, अभी तो डोलोमाइट को लेकर के सवाल आया है, कल को अगर आपसे कोई पूछे कि रॉक फॉस्फेट और मैंगनीज कहां पर उपलब्ध है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। मैंगनीज और रॉक फॉस्फेट जो है वो भी आपको झाबुआ और अलीपुर में ही देखने को मिलेंगे। तो ये भी नाम आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, मध्य प्रदेश में कोयले का सर्वाधिक भंडारण
किस क्षेत्र में मौजूद है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सतपुड़ा क्षेत्र, ऑप्शन बी विंध्य क्षेत्र, ऑप्शन सी नर्मदा क्षेत्र, ऑप्शन डी चंबल बीसीन। तो बहुत आसान सा सवाल है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोयला कहां पर मिलता है, कौन से क्षेत्र में है? हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन हमने देख लिए हैं, इसका जो सही जवाब है वो है आपका विंध्य क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मध्य प्रदेश के कोयला भंडारण का सर्वाधिक भाग आपको विंध्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र आपको याद रखने हैं, ये हो गया आपका सिंगरौली हो गया, शहडोल हो गया और अनूपपुर हो गया। तो ये नाम आपको याद रखने हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोयला आपको देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में कोयले की गुणवत्ता बिटुमिनस है, बिटुमिनस प्रकार का कोयला आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। सिंगरौली भारत की ऊर्जा राजधानी भी कहलाती है। तो सिंगरौली के बारे में ये भी आपको याद रखना है कि इसको भारत की ऊर्जा राजधानी, एनर्जी कैपिटल भी कहा जाता है। किसकी वजह से? कोयले की उपलब्धता की वजह से। तो ये हमने देख लिया है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अब आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना ये है कि अगर आप एमपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी को एक आधार देने के लिए हम अपना फाउंडेशन बैच लेकर के आए हैं। एमपीपीसीएस का फाउंडेशन बैच यहाँ पर हम लेकर के आए हैं। फाउंडेशन बैच आपका ऑफलाइन मोड में भी मौजूद है और ऑनलाइन मोड में भी मौजूद है। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मौजूद है। ऑफलाइन जो मोड है वो आपका इंदौर शाखा पर उपलब्ध होगा। विशेषता अगर आप देखें, 500 से ज्यादा प्लस कक्षाएं आपको देखने को मिलेंगी। 2 साल तक असीमित बार देखने की सुविधा है और 2 वर्षों तक प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी इसमें निशुल्क तौर पर उपलब्ध होगी ऑनलाइन माध्यम में। तो एक अच्छा कोर्स है। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर को विजिट कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 87501 87501। इस नंबर पर आपको इस पूरे कोर्स के बारे में डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए यहाँ से बढ़ा जाए आगे। बाकी आप हमारे दृष्टि लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी आपको इस कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए, बात करते हैं अगले सवाल पे। अगला हमारा सवाल है, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1962 और ऑप्शन डी 1953। तो इसका जो सही जवाब है कि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना 1962 में की गई थी, 1962 में की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। खनिज संसाधनों की खोज, प्रबंधन और दोहन के लिए मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम जो है, इसकी स्थापना 19 जनवरी 1962 को की गई थी। ये निगम राज्य सरकार का एक उपक्रम है, राज्य सरकार के अंतर्गत आता है और चूना पत्थर, डोलोमाइट की हमने बात की थी, मैंगनीज, बॉक्साइट, रॉक फॉस्फेट, बालू आदि के खनन में सहायक है। 1995 में राज्य की पहली खनिज नीति जो है ये भी घोषित की गई थी। तो अभी ये भी आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए कल को ये सवाल आता है कि मध्य प्रदेश ने अपनी पहली मिनरल पॉलिसी कब घोषित की थी, तो 1995 में, 1995 में मध्य प्रदेश ने अपनी पहली मिनरल पॉलिसी को अनाउंस किया था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला हमारा सवाल है कि गलत युग्म चुनिए। इनमें से कौन सा जो आपका पेयर है वो गलत है, इसका सेलेक्ट हमको करना है। खनिज दिए गए हैं एक तरफ, दूसरी तरफ आपको मुख्य उत्पादक जिला दिया गया है। तो ये हमको इसका गलत कौन सा जो पेयर है वो है, वो हमको उसका चयन करना है। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए रॉक फेस्फेट झाबुआ, ऑप्शन बी बॉक्साइट कटनी, ऑप्शन सी हीरा जबलपुर, ऑप्शन डी तांबा बालाघाट। ए तो आप किसी भी लिहाज से गलत नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो हमने पिछले सवाल में इस पर बात की थी। बाकी इसका जो सही जवाब है वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि हीरा जबलपुर। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है, यानी कि ये जो आपका पेयर है वो गलत मैच है। अब देखिए, भारत में हीरे का एकमात्र जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो है आपका मध्य प्रदेश का पन्ना जिला। बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कॉमन इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही ज्यादा कॉमन इन्फॉर्मेशन है। तो सबको पता होना चाहिए कि जबलपुर में हीरा नहीं मिलता है। हीरा कहाँ पर मिलता है? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरा आपको देखने को मिलता है। इसलिए वो जो आपका जो युग्म था, जो पेयर था, वो यहाँ पर गलत है। तो अब ये तो किसी भी हाल पे आपका गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि पिछले ही सवाल में हमने इस पे बात की थी। तो ये हमने देख लिया है। अब दूसरे युग्म अगर आप देखें तो आपका रॉक फॉस्फेट जो है वो आपको झाबुआ में ही देखने को मिलता है, बॉक्साइट आपको कटनी में देखने को मिलता है, कटनी में मिलता है, और तांबा बालाघाट में मिलता है। तो ये सही जवाब आपको मिल जाएंगे। तो ये हमने देख लिया है, आपका सवाल हमने समझ लिया है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज ग्वालियर और शिवपुरी में पाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रॉक फॉस्फेट, ऑप्शन बी कॉपर और मैंगनीज, ऑप्शन सी क्वार्ट्ज और फ्लेक्सटोन और ऑप्शन डी ग्रेफाइट और लेड। तो इसका जो सही जवाब है कि ग्वालियर और शिवपुरी में कौन सा खनिज मिलता है? ऑप्शन सी, यानी कि क्वार्ट्ज और फ्लेक्सटोन। ये आपको ग्वालियर में देखने को मिलते हैं। ग्वालियर शिवपुरी क्षेत्र में विशेष रूप से क्वार्ट्ज, फ्लेक्सटोन और चूना पत्थर यानी कि डोलोमाइट की हमने बात की थी, वो पाए जाते हैं। ग्वालियर का फेडस्टोन राष्ट्रीय स्तर पर निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होता है। ग्वालियर का फेडस्टोन जो है, फ्लेक्सटोन जो है, वो काफी ज्यादा फेमस माना जाता है। शिवपुरी में भी संगमरमर, क्वार्ट्ज और सिलिका आधारित खनिज जो है
ये उपलब्ध है। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। ये जो व्हाइट मार्बल वाले जो पत्थर होते हैं वो यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में बहुत फेमस माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला हमारा सवाल है, झाबुआ और अलीराजपुर में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों का समूह क्या है? इसका हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोयला और बॉक्साइट, ऑप्शन बी रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट, ऑप्शन सी डायमंड और डायस्पोर, और ऑप्शन डी लेड, जिंक और मार्बल। बिल्कुल भी सवाल का जवाब गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हम इस सवाल के जवाब पर डिस्कशन कर चुके हैं। ऑप्शन बी जो है झाबुआ और अलीराजपुर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो ये देखिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जो आपका झाबुआ और अलीराजपुर है, रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। झाबुआ और अलीराजपुर क्षेत्र में मध्य प्रदेश का बहुमूल्य खनिज समूह है। ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। यहाँ पर आपको रॉक फॉस्फेट यानी कि फर्टिलाइजर के बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। डोलोमाइट का इस्तेमाल आपका स्टील और सीमेंट में किया जाता है। लाइमस्टोन यहाँ पर आपको मिलता है, मैंगनीज यहाँ पर आपको मिलता है, ग्रेफाइट यहाँ पर आपको मिलता है। तो ये सारे जो आपके मिनरल्स हैं ये आपको झाबुआ और अलीराजपुर क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला हमारा सवाल है कि जनगणना 2011 के मुताबिक मध्य प्रदेश में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत तथा महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 51.70% पुरुष और 48.30% महिलाएं, ऑप्शन बी 72.70% पुरुष और 27.60% महिलाएं, ऑप्शन सी 52.40% पुरुष और 37.60% महिलाएं, ऑप्शन डी 61.70% पुरुष और 38.30% महिलाएं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? महिला और पुरुषों का जनसंख्या प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए यानी कि आपका 51.70% पुरुष हैं और 48.30% महिलाएं मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगी। ये नंबर यहाँ पर मौजूद है, आप चाहे तो इसको याद रख सकते हैं। ओवरऑल नंबर याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, नंबर नहीं पूछे जाएंगे, आपसे प्रतिशत ही पूछा जाएगा। तो प्रतिशत आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में, क्योंकि अभी रिसेंट जनगणना नहीं आई है हमारे पास, तो यही आंकड़ा हमको याद रखना है। मध्य प्रदेश में पुरुष जो है वो 51.70% के आसपास है और मध्य प्रदेश में महिलाओं की जो जनसंख्या है वो 48.30% के आसपास देखने को मिलेगी। इसमें तो पुरुषों की जो जनसंख्या है वो महिलाओं से 3.4% ज्यादा है। तो राज्य का जो लिंगानुपात हो गया, राज्य का जो सेक्स रेशो हो गया, वो है आपका 931 राज्य का सेक्स रेशो है, यानी कि 1000 पुरुषों पर आपको 931 महिलाएं मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगी, जो कि जो आदर्श होता है 1000 बराबर होना चाहिए, उससे काफी ज्यादा कम है, जो कि महिलाओं की तुलनात्मक कमी को दर्शाता है। तो महिलाओं के प्रति जो भेदभाव होता है उसको वो यहाँ से आप आंकड़ों से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला हमारा सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का वह जिला जिसकी जनसंख्या घनत्व तो राष्ट्रीय औसत यानी कि 382 के बराबर है। तो हमको बताना है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जिसके जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो नेशनल पॉपुलेशन डेंसिटी के बराबर है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुरैना, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी भिंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो हमको यहाँ पर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। सही जवाब है ऑप्शन डी भिंड। भिंड में अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का औसत घनत्व जो है वो 236 है। मध्य प्रदेश के हर एक जिले का जो औसत जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 236 है और राष्ट्रीय औसत 382 है। लेकिन भिंड जिले का अगर आप देखेंगे तो यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो राष्ट्रीय औसत के बराबर है। भिंड जिले में जनसंख्या घनत्व उच्च होने के साथ ये राज्य का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि एक तो भिंड जिले का जो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है वो नेशनल पॉपुलेशन डेंसिटी के बराबर है, और फिर यहाँ का जो जनसंख्या अनुपात है, यहाँ का जो सेक्स रेशो है वो भी, जो लिंगानुपात है वो भी काफी कम है, 837 के आसपास देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश का एवरेज सेक्स रेशो कितना है, अभी पिछले सवाल में हमने बात की थी, वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर जो आपका भिंड जिला है इसका जो एवरेज जो सेक्स रेशो है वो बहुत कम है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कम है। अगला हमारा सवाल है, मार्च 2012 में मध्य प्रदेश की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 438.01 मेगावाट थी, जो दिसंबर 2024 तक बढ़कर के कितनी हो गई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2870.35 मेगावाट, ऑप्शन बी 4096.98 मेगावाट, ऑप्शन सी 7300 मेगावाट, ऑप्शन डी 10,000 मेगावाट। इसका सही जवाब क्या होगा वो हमको यहाँ पर देखना है कि मध्य प्रदेश की जो नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता है 2024 में कितनी है। तो ये है आपका 7300 मेगावाट। कितनी? 7300 मेगावाट। तो मार्च 2012 में जहां राज्य की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी थी वो 438.01 मेगावाट थी, जो कि 2024 में, दिसंबर 2024 में बढ़कर के 7300 मेगावाट हो गई थी। तो ये वृद्धि 10 वर्षों में 15 गुना बढ़ोतरी को दर्शाती है। 10 वर्षों में 15 गुना बढ़ोतरी को दर्शाती है। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास
और छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शामिल हैं। तो ये हमको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है। हमारा अगला सवाल है, दिसंबर 2024 तक स्थापित 7300 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे अधिक योगदान किसका है? पिछले सवाल से ही जुड़ा सवाल आपको देखने को मिलेगा। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी बायोमास, ऑप्शन डी राष्ट्रीय छोटी जल विद्युत परियोजनाएं। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि सौर ऊर्जा। ऑप्शन बी इस वजह से सही है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भी यही आपको देखने को मिलेगा। अभी सबसे ज्यादा जो हम उत्पादित कर पाते हैं वो सोलर एनर्जी है, तो ये आपको याद रखना है, सोलर एनर्जी जो है ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अब इसमें हमने देखा था कि दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश में जो नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता है वो कितनी थी? मध्य प्रदेश में ये है 7300 मेगावाट के आसपास, अर्थात लगभग आपका इसमें से अगर आप देखेंगे इसमें से लगभग आपका 4096.98 मेगावाट सोलर पावर का योगदान रहता है। तो अधिकांश तो सोलर एनर्जी से ही आ रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये राज्य के कुल रिन्यूएबल एनर्जी का लगभग 55% के आसपास निकल करके आता है। मध्य प्रदेश में आगर है, शाजापुर है, नीमच है, रीवा है, ओमकारेश्वर है, ये प्रमुख सौर पार्क जो है यहाँ पर स्थापित किए गए, जहां पर सौर ऊर्जा का उत्पादन आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए मध्य प्रदेश का जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें सोलर एनर्जी की हिस्सेदारी काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ा जाए, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट सूचना है। अगर आप जो है प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं, इस बार आपका एमपीपीसीएस का प्रीलिम्स आ रहा है, उसकी तैयारी अगर आपको करनी है तो प्रीलिम्स प्रैक्टिस बैच जो है वो यहाँ पर शुरू हो रहा है। प्रीलिम्स प्रैक्टिस बैच जो है वो आपका हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपको मिलेगा। ऑफलाइन मोड भी है और आपका ऑनलाइन मोड भी है। ऑफलाइन मोड इंदौर शाखा में होगा और ऑनलाइन मोड आपका इंदौर क्लासरूम से लाइव किया जाएगा। तो लगभग आपका 70 दिन का पूरा कोर्स होने वाला है। कोर्स में इकाई में 1 से 10 तक संपूर्ण पाठ्यक्रम को शामिल किया जाएगा। नए पैटर्न के मुताबिक जो आपके एमसीक्यू सवाल हैं उनको यहाँ पर शामिल किया जाएगा। उनको सॉल्व करने की जो विधि है वो यहाँ पर डिस्कस की जाएगी और पीवाईक्यू के जो रुझान रहे हैं, पीवाईक्यू का जो ट्रेंड रहा है वो भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कोर्स यहाँ पर अगर आपके लिए, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी पुश की जरूरत है, थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है, बहुत अच्छा कोर्स है। कोर्स को अगर आपको ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट करके रखिए 8750187501। आप हमारे दृष्टि लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र समूह शरबती गेहूं के लिए देश भर में प्रसिद्ध है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए खरगोन बड़वानी, ऑप्शन बी पिपरिया नरसिंहपुर, ऑप्शन सी सीहोर और विदिशा, ऑप्शन डी रायसेन बरेली। तो इसका जो सही जवाब है को कौन सा क्षेत्र आपका शरबती गेहूं के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा क्षेत्र समूह शरबती गेहूं के लिए प्रसिद्ध है? तो सीहोर और विदिशा जो है ऑप्शन सी यहाँ पर आपका शरबती गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। शरबती गेहूं मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध और प्रीमियम गुणवत्ता का गेहूं माना जाता है। इसका उत्पादन मुख्य तौर पर आपको सीहोर और विदिशा जिले में देखने को मिलता है। इस गेहूं में क्या विशेषता है, क्या फीचर है? तो इस गेहूं में जो आपका गुलेटिन की गुणवत्ता है, बहुत ज्यादा गुलेटिन की उच्च गुलेटिन गुणवत्ता आपको मिलती है, बड़े दाने होते हैं और बेहतर स्वाद इसमें आपको देखने को मिलता है और देश भर में गोल्डन व्हीट ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। तो गोल्डन व्हीट ऑफ इंडिया क्या है? आपका शरबती गेहूं है। कहां कहां पे मिलता है? तो ये मिलता है आपका सीहोर और विदिशा जिले में। चलिए अगला हमारा सवाल है कि मध्य प्रदेश में राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 21 मार्च 1960, ऑप्शन बी 21 मार्च 1969, ऑप्शन बी 1 सितंबर 1984, ऑप्शन डी 5 अप्रैल 2016। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना हुई थी 21 मार्च 1969 को। तो ये आपको याद रखना है, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना 21 मार्च 1969 को हुई थी। ये मध्य प्रदेश के सरकार के अंतर्गत काम करता है। भारत एवं मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य आधुनिक कृषि तकनीकी उपलब्ध कराना है और कृषि आधारित उद्योगों का विकास करना है, यानी कि मध्य प्रदेश में कृषि को डेवलप करना, कृषि की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और कृषि से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं उनका डेवलपमेंट सुनिश्चित करने का उद्देश्य जो है वो इसका डिसाइड किया गया है। हमारा अगला सवाल है कि सनावत कताई मिल निम्नलिखित में से किस जिले में मौजूद है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी खंडवा, ऑप्शन सी खरगोन और ऑप्शन डी हरदा। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी। ये जो सनावत कताई मिल है ये आपको खरगोन में देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। खरगोन में एक जगह है सनावत, उसी जगह पर सनावत कताई मिल मौजूद है। खरगोन कपास उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिससे मिल को कच्चा माल जो रॉ मटेरियल है वो आसानी से उपलब्ध हो पाता है। इसीलिए यहाँ पर कताई की जो है
एक मिल देखने को आपको मिलेगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला हमारा सवाल है, ग्रे आयरन फाउंड्री मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी इंदौर। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी जबलपुर, यानी कि ग्रे आयरन फाउंड्री जो है ये आपको जबलपुर में देखने को मिलेगी। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के तहत एक बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट है। क्या है? एक बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट है ये। ग्रे आयरन, इसके साथ साथ आपका स्फेरॉइल्ड ग्रेफाइट आयरन, कास्ट आयरन और मीडियम कार्बन स्टील बनाती है। इसे 1972 में बनाया गया था और ISO जो है सर्टिफिकेट भी इसको प्राप्त है। तो ये आपको याद रखना है, ग्रे आयरन फाउंड्री जो है वो आपका कहाँ पर मौजूद है। ये हमने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है, 24 जुलाई 1925 को अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में भूमि पूजन की गई नई औद्योगिक इकाइयों में से कौन शामिल नहीं थी? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोकुलदास एक्सपोर्ट, ऑप्शन बी सिनाई हेल्थ केयर, ऑप्शन सी एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड और ऑप्शन डी भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो यहाँ पर इसमें शामिल नहीं थी। भोपाल के पास स्थित अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में 6 नई इकाइयों का जो है भूमि पूजन हुआ है। इसमें आपका एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड, सिनाई हेल्थ केयर, इसके साथ गोकुलदास एक्सपोर्ट है, इंडो एकॉर्ड अपल्स, इसके साथ थिंक गैस, समर्थ एग्रीटेक। तो ये 6 कंपनियां जो हैं, ये 6 यूनिट जो हैं इसमें शामिल हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पुरानी सरकारी इकाई है जिसकी स्थापना भोपाल में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, इसीलिए इसको सूची में शामिल नहीं किया गया। तो ये आपको याद रखना है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तो बहुत पहले से एक बड़ी कंपनी है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला हमारा सवाल है, भारत का सबसे बड़ा पाइप हाइड्रोजन पावर स्टोरेज प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस स्थान पर विकसित किया गया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी ओमकारेश्वर, ऑप्शन सी नीमच और ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका जो सही जवाब है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पंप हाइड्रो पावर स्टोरेज प्रोजेक्ट जो है वो आपको नीमच में देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारत का सबसे बड़ा पंप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टोरेज प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आपको देखने को मिलेगा। इसे ग्रीनको ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया। इसकी क्षमता 1440 मेगावाट है, जिसे बढ़ा करके 1920 मेगावाट किया जा रहा है। तो इसी वजह से ये चर्चा में आया था। तो ये आपको याद रखना है। अंतिम हमारा सवाल है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कुल कितने निवेश गलियारे स्थापित किए जा रहे हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो इसका जो सही जवाब है, मध्य प्रदेश में टोटल 4 गलियारे जो हैं वो स्थापित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, राज्य में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए टोटल 4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की शुरुआत की जा रही है। ये DMIC प्रभाव क्षेत्र का भी हिस्सा है। 4 प्रमुख गलियारे अगर आप देखें तो इसमें पहला है आपका भोपाल इंदौर निवेश गलियारा, 197 किलोमीटर लंबा है। दूसरा है आपका भोपाल बीना निवेश गलियारा, 136 किलोमीटर लंबा है। फिर तीसरा है आपका जबलपुर कटनी सतना सिंगरौली निवेश गलियारा, जो कि 372 किलोमीटर लंबा है। फिर चौथा है आपका मुरैना ग्वालियर शिवपुरी गुना निवेश गलियारा। तो ये 4 निवेश गलियारे आपको याद रखने, जो कि मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से गठित किए जा रहे हैं राज्य में औद्योगिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पर होता है हमारी वीडियो समाप्त। तो टोटल 25 सवाल जो हैं वो हमने मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, चाहे आपकी फिजिकल ज्योग्राफी हो चाहे आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसको लेकर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।